Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture. My lecture number is 131, 139 for Inter Part 1 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. And now in the today's topic I'm going to tell you about X-rays and about the atomic number and what is the relationship between the two. So starting from the X-rays, X-rays कब प्रोड्यूस होती हैं? When rapidly moving electrons collide with a heavy metal anode in discharge tube. कि आप एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लें, वहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन गैस को फिलअप कर लिया है, उसके अंदर आप एक हैवी मेटल एनोड रख लें, यानी कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के तौर पे एक्ट कर रहा है, हैवी मेटल को यूज़ करें और उसको कोलाइड करवाएं विद द रैपिडली विद द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. तो वो इलेक्ट्रॉन्स जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एनोड के साथ जाके टकराएंगे, हैवी मेटल के एनोड के साथ जाके टकराएंगे, सो बिकॉज ऑफ दैट एक्स-रेज विल बी प्रोड्यूस्ड. द एनर्जी इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. जब इलेक्ट्रॉन की वजह टकराने की वजह से जो एनर्जी निकलेगी, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. जब इलेक्ट्रॉन सडनली स्टॉप होते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैपिडली मूव कर रहे हैं, वो फास्टली मूव कर रहे हैं, दे हैव हाई एनर्जीज बिकॉज ऑफ विच दे आर रैपिडली मूविंग. सो रैपिडली मूव करने की वजह से उनकी हाई एनर्जी है. जब उनको सडनली स्टॉप किया जाए, सडनली उनके रास्ते में कोई ब्लॉकेज रख दिया जाए, कोई हैवी मेटल का एनोड रख दिया जाए, बिकॉज ऑफ दैट द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टॉप. जैसे आपने एक बॉल थ्रो किया है इन द प्लेस इन इट्स वे, अगर आप कोई ऑब्स्टिकल रख दें, कोई वॉल के साथ अगर आप थ्रो करेंगे, व्हाट विल हैपन? बॉल विल कोलाइड विद पावर विद दैट ऑब्स्टिकल. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी उस एनोड के साथ, हैवी मेटल के एनोड के साथ जाके कोलाइड करते हैं उसके, और सडनली स्टॉप हो जाते हैं. तो एकदम जब वो स्टॉप होते हैं तो उनकी एनर्जी किधर गई? उनकी एनर्जी इट इज़ ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. उनके रुक जाने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. सो अगर हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब की बात करते हैं, जहाँ पे हम ये सारा सेटअप करते हैं टू प्रोड्यूस द एक्स रेज. सो डिस्चार्ज ट्यूब में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग टंगस्टन फिलामेंट. हम टंगस्टन फिलामेंट को लेंगे, उसको हीट अप करेंगे, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि ट्रैवल करने वाले हैं अब एनोड की तरफ. एंड बाय प्रोवाइडिंग द हाई वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड्स, द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव अप, दे विल एसिलरेट. उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर इमर्जिंग फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो आपने उनको एसिलरेट करना है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दें, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स विल स्पीड अप. और स्पीड अप होने की वजह से जब वो सडनली जाके उस एनोड के साथ टकराएंगे, हैवी मेटल है वो, तो दे विल बी स्टॉप सडनली. बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल बी प्रोड्यूस्ड. So by giving the high voltage difference across the two electrodes, it gives them sufficient energy to bring about the emission of X-rays. यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स को आपने इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी, उनको स्पीड अप कर दी, उनको एसिलरेट कर दिया है, अब वो क्या कर रहे हैं? दे आर कमिंग आउट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स दी एनोड. सो दिस इज़ आवर टंगस्टन फिलामेंट. यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाय प्रोवाइडिंग दी हाई वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस दीज टू. ये हैवी मेटल का एनोड है, द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दिस एनोड, दे विल गो एंड दे विल स्ट्राइक विद दिस एनोड. हैवी मेटल है, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट पेनिट्रेट, बिकॉज ऑफ देम सडनली स्टॉपिंग दे विल प्रोड्यूस द रेज, दे आर कॉल्ड एज, दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इनको हम एक्स रेज का नाम देते हैं. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि बार बार रिपीट कर रही हूँ, कि इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं टंगस्टन फिलामेंट में से, उनका हाई एनर्जी का होना ज़रूरी है. If they are moving at lower speed, at lower energy, then at that time X-rays will not be produced. If they are moving at with high energy, तो because of that when they are suddenly stopped, तो suddenly stop होने की वजह से they will produce X-rays. अगर उनके पास एनर्जी ही नहीं है, suddenly stop होने की वजह से they will not be able to produce X-rays. So this high voltage difference, it gives them enough energy to bring about the emission of X-rays on striking the metal target. जब voltage difference दिया है, जब ये टंगस्टन से निकले हैं, metal target के ऊपर जाके टकराए हैं, तो they will produce X-rays. X-rays are emitted from the target. ये target जो है it will emit X-rays in all the directions. हर direction में वो X-rays जो हैं वो produce होंगी, but only a small portion of them is used for useful purposes through the window. और हम collect किस तरह से करते हैं? We put a window, we put a way through which these X-rays can travel and come out.
एक्चुअली जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर हर डायरेक्शन में एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम कैन बी यूज्ड, मोस्ट ऑफ देम विल गो वेस्ट एज अ वेस्टेज, जबकि बहुत कम क्वांटिटी उनकी यूज़ होगी। दैट विल बी कलेक्टेड इन द थ्रू द विंडो, थ्रू अ पाथवे, जिधर से वो ट्रैवल करके कलेक्ट की जाती हैं और यूज़फुल पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। तो जो वेवलेंथ है एक्सरेज की, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ टारगेट मेटल। What is this wavelength? As I have explained in the previous videos also, this is a wavelength. So wavelength can be bigger or smaller. It depends upon the nature of this एनोड। आप एनोड किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हैवी मेटल है आप किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से उसके ऊपर डिपेंड करेगी एक्स रेज की वेवलेंथ। तो एनोड को चेंज करके आप एक्सरेज की वेवलेंथ को भी चेंज कर सकते हैं। सो एवरी मेटल हैज़ इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अगर आप हैवी मेटल्स की बात करें, हर तरह का जो हैवी मेटल है उसकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं, जिस तरह का उससे वो प्रोड्यूस करेगा एक्सरेज को, उनकी अपनी अपनी वेवलेंथ होगी। सो द एक्सरेज दे आर पास थ्रू अ स्लिट इन प्लेटिनम प्लेट एंड देन इमर्ज थ्रू एल्यूमिनियम विंडो। जब एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं तो ये आगे इधर प्लेटिनम प्लेट है, उसके दरमियान में एक स्लिट है, यानी कि सुराख रखा गया है, वो इस स्लिट से गुजरते हैं और उसके बाद आगे एल्यूमिनियम विंडो है, एल्यूमिनियम विंडो से दे विल पास आउट एंड दे विल बी यूज्ड एज एक्सरेज। सो दिस इज़ थ्रोन ऑन अ क्रिस्टल ऑफ, यहाँ पे अगर आप पिक्चर में देखें, देयर इज़ अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को जब थ्रो किया गया है, उसको जब मेटल के तौर पे, एनोड के तौर पे लिया गया है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को थ्रो किया जाता है, तो विच एनालाइजेस इलेक्ट्रॉन्स को जब इस क्रिस्टल के ऊपर थ्रो किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को जब हैवी मेटल के ऊपर थ्रो किया जाता है, हैवी मेटल से एक्सरेज निकलती हैं। फर्स्ट दे आर पास थ्रू द प्लेटिनम प्लेट, देन दे आर पास थ्रू द एल्यूमिनियम window, then they are made to fall on the potassium cyanoferrate, पोटेशियम फेरोसाइनेट, जिसके ऊपर फॉल करने की वजह से वी कैन ईजिली स्टडी दीज एक्सरे बीम्स। द एक्सरेज आर डायफ्रैक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल्स। वो एक्सरेज जो हैं जब क्रिस्टल के ऊपर जाके टकराती हैं उससे वो डायफ्रैक्ट हो जाएंगी। दे विल स्प्रेड आउट एंड दे आर ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज, और उसकी मदद से, इस क्रिस्टल की मदद से हम एक्सरेज, उनका बिहेवियर, उनका स्पेक्ट्रम, उनकी स्पेक्ट्रल लाइन्स को ईजिली स्टडी कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो एक्सरेज आके क्रिस्टल के ऊपर फॉल हो रही हैं, वहाँ से डिफ्रैक्ट हो रही हैं, देन दे आर अलाउड टू फॉल ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट। वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उनको फॉल करने दिया जाता है, वहाँ पे उनको जाके स्ट्राइक करने दिया जाता है। सो दिस लाइन स्पेक्ट्रम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट मटेरियल यूज्ड। यहाँ पे फिर लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होंगे, और वो लाइन स्पेक्ट्रम चूँकि एक्सरेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, और एक्सरेज खुद जो हैं वो एनोड के ऊपर डिपेंड करते हैं, टारगेट मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो इनकी स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो डिपेंड करेंगी कि किस तरह की टारगेट मटेरियल यूज़ किया गया है, उस तरह से ही इनके एक्सरेज में डिफरेंस होंगे, एक्सरेज की वेवलेंथ्स में डिफरेंस होंगे। So these spectral lines, they are grouped into K series, they are grouped into L series and M series, और हर सीरीज़ की फर्दर आगे डिफरेंट लाइंस हैं, जैसे कि K सीरीज़ में देखें K अल्फ़ा बीटा गामा, L सीरीज़ में देखें अल्फ़ा बीटा, M सीरीज़ में देखें M का अल्फ़ा बीटा एक्सेट्रा। तो जो भी सीरीज़ होंगी स्पेक्ट्रल लाइन की, एक तो वो डिपेंड करती हैं मेटल के ऊपर, जो टारगेट मेटल है जिसके ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन फॉल करते हैं और एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। और अगर आप मेटल को चेंज कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप एक्सरेज की प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज करें। So there was a comprehensive and systematic study of X-ray that was taken in by the Moseley in the year 1913 से 1914। So सन 1913 से 1914 में मोज़ले ने सिस्टमेटिक और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, यानी काफ़ी डिटेल में जाके एक्सरेज के ऊपर स्टडी की थी, इनके करैक्टरिस्टिक को स्टडी किया था, इनके प्रोडक्शन के बारे में, इनके स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से एक्सरेज को स्टडी किया गया था। His researchers covered a range of wavelength 0.04 to 8 एंगस्ट्रम। उन्होंने मुख्तलिफ वेवलेंथ की एक्सरेज के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया था। उनके डिफरेंट आगे मोज़ले के डिफरेंट पार्टनर्स से, उनके अंडर जो रिसर्च कर रहे थे, उनके रिसर्चर्स थे, तो उन्होंने मुख्तलिफ वेवलेंथ वाले एक्सरेज को अपने स्टडी के लिए यूज़ किया था। उनकी वेवलेंथ क्या है, दैट वेरीड फ्रॉम 0.04 to 8 एंगस्ट्रम। इस काम के लिए उन्होंने 38 डिफरेंट एल्यूमिनियम
38 डिफरेंट एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गोल्ड, उनको यूज़ किया था एज अ हैवी मेटल एनोड, और इनके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स आके स्ट्राइक करते थे तो एक्सरे ट्यूब्स जो हैं, एक्सरे ट्यूब्स के अंदर एक्सरेज प्रोड्यूस होती थी. मोज़ली वॉज एबल टू ड्रॉ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आफ्टर डूइंग सो मच इंटेंस वर्क ऑन द एक्सरेज, ऑन द डिफरेंट वेवलेंथ्स, ऑन द डिफरेंट मेटल्स. उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले थे, कुछ रिजल्ट्स निकाले थे. सो लेट अस हैव अ लुक दैट विच ही ऑब्टेन्ड अपॉन द एनालिसिस ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस. वो क्या करते थे, हैवी मेटल को चेंज करना, उनके ऊपर एक्सरेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वेवलेंथ के हिसाब से फिर आगे स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी करना. तो काफ़ी ज़्यादा जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे. द फर्स्ट कंक्लूजन वॉज कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं दे कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू ग्रुप्स. जो एक्सरेज की स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनको हम दो ग्रुप्स में स्प्लिट अप कर सकते हैं. एक वो लाइंस जो कि शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से बनती हैं उनको हम के सीरीज़ का नाम देते हैं, और दूसरी वो लाइंस हैं जो कि लॉन्गर वेवलेंथ वाले एक्सरेज से बनती हैं और उनको हम एल सीरीज़ का नाम देते हैं. दूसरा क्या था कि अगर हम टारगेट एलिमेंट को लेते हैं और उसका अगर एटॉमिक नंबर हाई है तो जो वेवलेंथ होगी एक्सरे की वो शॉर्टर होगी. यानी कि एटॉमिक लेंथ और एटॉमिक नंबर और वेवलेंथ एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. किसी भी मेटल का अगर एटॉमिक नंबर हाई है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, और अगर किसी मेटल का एटॉमिक नंबर लो है तो उसकी वेवलेंथ हाई होगी. एटॉमिक नंबर हाई होगा तो जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, फोटोन रिलीज़ हो रहा है, उसकी एनर्जी भी हाई होगी, दैट इज़ वाई उसकी वेवलेंथ कम होगी. और अगर एटॉमिक नंबर लो है तो फोटोन जो रिलीज़ हो रहा है उसकी एनर्जी भी लो होगी, दैट इज़ वाई वेवलेंथ हाई होगी. उसके अलावा देयर वाज अ वेरी सिंपल रिलेशन दैट वाज बीइंग फाउंड बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकुलर लाइन ऑफ एक्सरेज एंड द एटॉमिक नंबर. तो उसके बाद उन्होंने इसी हिसाब से रिलेशन निकाला था बिटवीन दी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू Z minus B. That was a relation that was taken out by Moseley. यहाँ पे this is the frequency, Z is the atomic number, A and B they are the constants characteristic of metal under consideration. ये metal के ऊपर डिपेंड करती हैं. This linear equation is known as Moseley law. इसको हम Moseley law कहते हैं. This tells us about the relation between the frequency of photon and the atomic number of the metal. और यहाँ पे ए जो है ए और बी दोनों कांस्टेंट्स हैं. ए को हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं, बी को हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं मेटल का. सो दिस लॉ स्टेट्स दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन एक्स-रे स्पेक्ट्रम वेरीज. जो फ्रीक्वेंसी है इट विल वेरी एज द स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एमिटिंग इट. यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है. इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, उसका स्केयर पे जितना उसका चेंज होगा उसका स्केयर निकालेंगे तो उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी. सो दिस लॉ कन्विंसेस अस दैट इफ़ जो एटॉमिक नंबर है एंड नॉट द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट जो कि डिटरमाइन करती है अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एक्स रेज, वेदर दे बी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वेदर दे बी केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो इसका मतलब क्या है, जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एक्स रेज की वो डिपेंड करती हैं अपॉन द एटॉमिक नंबर एंड नॉट ऑन द एटॉमिक मास. एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती बल्कि एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं. इफ़ द वैल्यू ऑफ अंडर रूट वी दिस फॉर के सीरीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट जी देन द स्ट्रेट लाइन विल बी ऑब्टेन्ड. अगर वो ग्राफ का भी बता रहे हैं कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को के सीरीज़ के लिए प्लॉट करते हैं अगेंस्ट दिस जी तो उनकी स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी कि दोनों एक दूसरे के कांस्टेंट है, दोनों एक दूसरे को लेके चलते हैं कि ये स्क्वायर रूट ऑफ वी डिपेंड्स अपॉन जी. और ये जिस तरह जी इंक्रीज़ होगा फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होती जाती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक. उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आया हो जिसमें हमने एक्सरेज और एटॉमिक नंबर के बारे में बात की है. अगर यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी ऑब्जेक्शन है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन अल्लाह हाफिज़.